हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हम भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने वर्ण विचार पढ़ा और शब्द विचार भी हम पढ़ चुके हैं। वर्णों के हमने भेद किए, शब्दों के भेद किए और अलग अलग भेदों को अलग डिटेल में पढ़ा। और आज की क्लास में हम संज्ञा स्टार्ट करेंगे, जिसको आप इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए संज्ञा क्या होता है। यहाँ पर स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ की माँ गोवा गई। सिद्धार्थ अपनी माँ को याद करके बहुत उदास था। सिद्धार्थ की उदासी देखकर उसके पिताजी उसे जलेबी लाकर देते हैं। जलेबी देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आइए देखें उपरोक्त वाक्य में कौन कौन से नाम आए हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से नाम आए हैं। सबसे पहले तो सिद्धार्थ आया है। इसके बाद यहाँ पर माँ आई है। माँ के बाद पिताजी आए हैं। और ये सभी जो है व्यक्तियों के नाम है। ये सभी, इसमें सिद्धार्थ भी व्यक्ति है, माँ भी व्यक्ति है और पिताजी भी यहाँ पर व्यक्ति हैं। तो ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं। इसके बाद यहाँ पर वस्तु में क्या आई, जलेबी आया। तो जलेबी यहाँ पर आपके वस्तु का नाम है। साथ ही साथ यहाँ पर गोवा आया है और गोवा यहाँ पर स्थान का नाम है। ठीक है, और खुशी और उदासी ये भावों के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी टाइप की है कि सिद्धार्थ की माँ जो है गोवा गई। बताना क्या चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में यहाँ पर कौन कौन से व्यक्तियों के नाम हैं, कौन कौन से वस्तुओं के नाम हैं और स्थान के नाम हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भावों के नाम भी बताए गए, जैसे आपको उदास हो गया था, उदासी और खुशी। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि शब्द नाम अर्थात संज्ञा है, यानी कि किस किस के नाम, आपने परिभाषा भी पढ़ी है। वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, उसके बाद स्थानों के नाम, उसके बाद वस्तुओं के नाम, इन सभी को आप क्या कहते हैं, और भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ से संज्ञा की एक हम परिभाषा लिखेंगे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखनी है। हेडिंग डालना है संज्ञा, और संज्ञा लिख करके आपको ये परिभाषा लिखनी है। क्या क्या, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई प्राणी हो गया, जैसे आप कोई जीव जंतु भी हो सकता है प्राणी में। ठीक है ना, किसी प्राणी के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को या भाव के नाम को, सिर्फ और सिर्फ नाम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण, जल्दी से इसके उदाहरण भी हम करेंगे। इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और यहाँ पर हम कुछ उदाहरण भी आप आगे करने वाले हैं कि वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती है। तो आपके आसपास, आप जिस क्लास रूम में बैठे हुए ना, तो आपके पास जो भी चीजें हैं वो सभी वस्तुएं हैं। आप जिस पेन से लिख रहे हो, आप जिस कॉपी में लिख रहे हो, जिस बुक में से आप पढ़ रहे हो, या फिर जिस बेंच में आप बैठे हो, जिस डेस्क में आप लिख रहे हो, ये सभी आपकी वस्तुएं हैं। और इसके अलावा आपके चारों तरफ जीवित प्राणियों को छोड़कर सभी वो आपकी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम भी लिखे हैं। संज्ञा के यहाँ पर कुछ और उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो देखिए, वस्तु के नाम में जैसे फल, मेवा, अन्न, पुस्तक, कलम, पानी, दूध, आम आदि। इतनी ही वस्तुएं नहीं होती हैं, आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें रखी हुई हैं जो आपको दिख रही हैं वो सभी वस्तुएं हैं। ठीक है, प्राणियों में जैसे आपका सभी प्राणी जो आपके क्या करते हैं, जीव जंतु भी इसमें आ जाते हैं, पशु पक्षी भी आ जाते हैं। तो प्राणियों में आपके सभी आ जाते हैं, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं की गई है, प्राणी में आपके सभी जीव जंतु आते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके जल के हैं, थल के हैं, या आपके जो आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षी हैं, वो उन सभी के नामों को भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इनके जल्दी से आप वस्तुओं के नाम अपने हिसाब से लिख लीजिए। प्राणियों के नाम, स्थान के नाम, देखिए स्थान में आपका घर हो गया, सबसे छोटा आपका घर है। इसके बाद आपका जो मोहल्ला है या गांव है, फिर कस्बा हो गया, फिर शहर हो गया, उसका आपका जिला हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो राज्य है, देश है, विदेश है, ये सभी जो है किसके नाम है, स्थानों के नाम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, दिल्ली, नगर, इसके बाद ग्राम, घर, वन और पर्वत, संसार, देश, भारत, इंग्लैंड, कन्याकुमारी आदि सभी स्थानों के नाम के अंदर ही आते हैं। ठीक है,
तो इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप अपनी जो जो आपको नॉलेज में है, जो जो आपको स्थान का नाम पता है, उनका नाम आप लिख लीजिए, या जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके स्कूल का नाम है, तो वहाँ पे स्थान का नाम या गांव का, आपके बगल के गांव का नाम होगा, ठीक है ना। तो उन सभी का वो जो है सभी आपके स्थान के नाम में आ जाता है। आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस गाँव में रहते हैं, उसके बाद जिस भी ब्लॉक में आप रहते हैं, जिस भी जिले में आप रहते हैं, फिर जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, ये सभी आपके स्थानों के नाम हैं। इसके अलावा भाव का भी यहाँ पर बात की गई है। तो जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। बचपना जैसे आपका भाव है, खटास ये भाव है, सरलता, पशुत्व, शैशव, कायरता, चौड़ाई, जवानी आदि सभी जो है भावों के नाम भी आपके किस में आ जाते हैं? ये भी आपकी संज्ञा में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, इन उदाहरणों को लिख लेंगे। इन उदाहरणों को ना भी लिखें, आप वस्तु लिखिए और अपने हिसाब से जो भी आपको दिख रही है, आपकी चारों तरफ वस्तु है, उन सभी को आप लिख लीजिए। प्राणी को आप जरूरी नहीं है आप इन्हीं प्राणी को लिखें, आप किसी को भी लिख सकते हैं, जो आपके मन में आए, जो आपको आ रहा है वही लिख लीजिए। ठीक है, प्राणियों में आपका ये आ जाएगा। स्थान में भी मैंने जैसा कि कहा कि जितने स्थान आपको पता है, आपके आसपास जो भी स्थान है उसके नाम आ सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी स्थानों के नाम को भी क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया सभी बच्चों को? इसको आपने नोट डाउन कर लिया है तो 100 करेंगे और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का ही बोध कराते हैं, जैसे राम, दिल्ली, भारत, कन्याकुमारी, सीता आदि। ठीक है, अब देखो इनमें जो है ना, जो आपने अभी तक पढ़े हैं, इनमें भी कुछ ऐसे क्या हैं? ऐसे नाम हैं। देखिए, नाम को, किसके नाम को? किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है ना। तो अब इसमें भी कुछ अलग अलग, इन उदाहरणों में आपको कुछ क्या दिख रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का ही बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पर राम जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो सकता है, आपका कोई भी नाम है तो वो आपका कोई आपका क्या है? विशेष नाम है। दिल्ली हो गया तो दिल्ली एक नाम है। भारत आपका क्या है? कोई विशेष नाम है। और कन्याकुमारी और सीता ये जो है कोई विशेष नाम है। इसके अलावा क्या कहा गया है? कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान की ओर संकेत न करके केवल साधारण जाति का बोध कराते हैं। वो किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में संकेत न करके केवल साधारण जाति का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पर मोर है। अब देखिए, मोर जो है आपके उधर भी कोई मोर होगा, या कहीं दूसरे राज्य में आप चले जाइए वहां भी मोर है, तो उसको भी मोर कहा जाएगा। और आपके स्टेट में, आपके राज्य में जो मोर है उसको भी मोर कहा जाएगा। मैंने कहा सभी छात्रों से, तो छात्रों में आप भी छात्र हो, आपकी क्लास के भी छात्र हैं, और जितने भी स्कूल हमारे साथ कनेक्ट हैं, हर स्कूल के बच्चे को हम छात्र ही कहेंगे। तो मैं यहाँ पर सभी बच्चों को मैं कह रही, बच्चों लिखो। तो मैंने किसी एक बच्चे को नहीं कहा, किसी पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कहा। अब यहाँ से कोई स्कूल का नाम मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, और किसी स्कूल के बच्चे के नाम जब मैं लेती हूँ, तब मैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, किसी विशेष बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन मैंने कहा बच्चों आप लिखो इसको। तो उस समय मैं आप सभी बच्चों की, सभी छात्रों की जाति की बात कर रही हूँ, और उसमें आपके सभी स्कूल जितने भी अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं क्या कर रही हूँ? पे बोल रही हूँ एक साथ। ठीक है, तो पूरी छात्रों की जाति का मैं यहाँ पर बोध करा रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे हाथी है, तो हाथी जो है सभी के लिए आ जाएगा, एक ये जाति है, हाथी की जाति है। ठीक है, ऐसे ही फल हो गया, तो फल में आपके कई प्रकार के फल हो जाते हैं। तो फल में आपका आम भी आ जाएगा, सेब भी आ जाएगा, है ना। तो कई जो भी जितने भी प्रकार के फल हैं वो सभी इस फल जाति के अंदर ही आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार के नाम होते हैं। साथ ही साथ क्या कहा है कि कुछ नाम जो है भावों का बोध कराते हैं। भाव का मतलब देखिए, जैसे जिनको केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। अब मुझे जो है गुस्सा आ रहा है या मैं बहुत खुश हूँ, तो आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, गुस्सा दिखाया जा सकता है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसके भावों को, जैसे बचपन की बात की जाए तो बचपना क्या है? एक भाव है। बुढ़ापा भी एक भाव है, उसको आप देख नहीं सकते हैं।
ठीक है, तो ये भाव है, अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जैसे आपका मिठास है, ठीक है, जब आप कोई मीठा खाते हो तो देख तो नहीं पाते हो मीठा कैसा है, लेकिन जब आपने खाया तो आपने महसूस किया कि मिठास थी इसमें। ऐसे ही बुढ़ापा हो गया बचपन शत्रुता, ठीक है, और खटास भी ऐसी हो जाएगी। आप कोई चीज खा रहे हो तो महसूस करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो इन सभी भावों को देखिए, इन सभी भावों को हम महसूस करते हैं, परंतु इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के कुछ उदाहरण पढ़े। अब यहाँ पर 3 बातें हमने क्या कही कि कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा। जैसे आपकी स्कूल, जैसे मैं अभी श्री कोटखाल को की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल की नाम बात कर रही हूँ, या आपके स्कूल के बच्चों की बात कर रही हूँ, तो ये विशेष स्कूल हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके स्कूल का नाम लिया है। अभी मैंने कहा बच्चों आप सभी को समझ में आ गया, तो अभी सभी बच्चों की बात हो रही है, सभी स्कूलों की बात हो रही है कि आपको समझ में आया या नहीं आया है, ठीक है, सभी को आया समझ में। अब यहाँ पे क्या कहा है कि कुछ विशेष वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे मैंने कहा सभी बच्चे देखेंगे, तो सभी बच्चों की बात हो गई है। जब मैं आपको कहूँ कि जीआईसी डुंगरी हो गए, जीआईसी किसी भी स्कूल का नाम लूं तो मैं पर्टिकुलर किसी विशेष स्कूल की बात कर रही हूँ, ठीक है, या आपके स्कूल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब जाति में आपके सभी बच्चे देखिए तो सारे बच्चों के लिए आ जाएगा ये सब। तो यहाँ पर जैसे आपका दिल्ली सॉरी आपका मोर हो गया, हाथी हो गया, पुस्तक हो गया, फल हो गया, ये सभी इसमें आते हैं। अब इन 3 बातों से हमें यहाँ संज्ञा के बारे में क्या पता चलता है, इन 3 बातों से क्या पता चलता है संज्ञा के बारे में कि संज्ञा के भी भेद हैं, संज्ञा के भेद हैं। 3 बातें हमने कहा। पहली पर हमने क्या कहा कि इनमें कुछ जो है कुछ विशेष नाम होते हैं, कुछ जाति के नाम का बोध कराते हैं और कुछ भावों के नाम का बोध कराते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। नोटबुक निकालेंगे सभी बच्चे, लिखिए संज्ञा के भेद, काइंड ऑफ नाउन, और संज्ञा के 3 भेद आप यहाँ पर लिखेंगे। पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, और भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए और एक एक करके हम जानेंगे। ऊपर हम जान चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जीआईसी श्री कोटखाल, आपने नोट डाउन कर लिया बेटा? हैंड रेज कीजिए, नोट डाउन हो गया है तो। मैम नोट डाउन कर लिया। चलिए, आपको आया समझ में? यस मैम। क्या होता है संज्ञा, अपने शब्दों में बताइए। आपको यहाँ से कोई परिभाषा नहीं रटनी है, जो आप समझे वो आप मुझे बताएंगे। मैम संज्ञा वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मैम करण। करण, बहुत अच्छे करण। चलिए, तो आपने यहाँ पर 3 भेद लिखे, माइक ऑफ कर लेंगे आप। 3 भेद लिखे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। पहली हेडिंग डालेंगे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब तक मैं आपको नोट डाउन करने को न कहूँ तब तक आप मत कीजिए, बस आप हेडिंग डालिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। हेडिंग डाल लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी और समझाने के बाद फिर आपको नोट डाउन करने का टाइम, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ वाक्य दिए हैं कि आज भीम जैसा गधाधारी कौन है, ठीक है। आज भीम जैसा गधाधारी कौन है? तो भीम को जानते हैं, सभी जानते हैं भीम को, जानते हैं, गधाधारी थे, ठीक है। तो आगे देखिए कश्मीर धरती का स्वर्ग है, और आगे कहा गया है तीसरे में ताजमहल कितना सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप समझिए इस चीज को। आज भीम जैसा गधाधारी कौन है? तो इस वाक्य में किसकी बात की गई है? इस वाक्य में किसकी बात हुई है? चलिए करण बोलिए, इस वाक्य में बात किसकी हो रही है? ठीक है, चलिए अभी रुक जाइए, कुछ देर में आपसे बात करते हैं। तो देखिए इसको समझ लेंगे, आज भीम जैसा गधाधारी कौन है? तो इस पूरे वाक्य में बात किसके बारे में हो रही है? भीम के बारे में हो रही है। और भीम आप जानते हैं महाभारत के पांडव। चलिए बोलिए,
इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही करण? मैम भीम के बारे में। भीम के बारे में। और इसमें किसकी बात हो रही है? कश्मीर धरती का स्वर्ग है। मैम कश्मीर के बारे में। ठीक है। और ताजमहल कितना सुंदर है, इसमें किसकी बात हो रही है? मैम ताजमहल। ताजमहल। तो इन तीनों बातों से आप क्या समझे? कुछ आया आपको समझ में? चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप। तो यहाँ से देखिए, यहाँ भीम की बात हो रही है। और आप जानते हैं, आप अपना माइक ऑफ कर लेंगे। आप जानते हैं भीम जो है कोई विशेष व्यक्ति है। ठीक है, भीम कोई विशेष व्यक्ति है और उनके बारे में बात हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर कश्मीर जो है, कश्मीर क्या है? धरती का सुंदर, तो ये भी स्थान का नाम है। ठीक है, ऐसे ही ताजमहल कितना सुंदर है, तो ताजमहल भी किसी जगह का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उपयुक्त वाक्य में भीम एक विशेष पुरुष का नाम है। इसी प्रकार से जो कश्मीर है वो किसी विशेष स्थान का नाम है, और ताजमहल जो है किसी इमारत का नाम है। ठीक है, भीम, कश्मीर और ताजमहल से क्रमशः व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति का, व्यक्ति नहीं, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व इमारत का बोध होता है। अतः ये जो है संज्ञाएं हैं। तो वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेंगे, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए, आपने हेडिंग डाला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसको आप नोट डाउन करेंगे। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करे या प्रकट करे, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसके उदाहरण भी देखेंगे। यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। मैंने यहाँ पर किसकी बात की? मैंने किससे बात की? अभी श्री कोटखाल स्कूल से बात की, किसी विशेष स्कूल से मैंने बात की। इसके बाद उसी स्कूल के किसी विशेष व्यक्ति की, किसी विशेष बालक की बात की, किसी विशेष छात्र की बात की। करण ने हमसे बात की, तो करण से मैंने बात की कि करण आप इसका आंसर दीजिए, आप क्या समझे? तो उन्होंने मुझसे बात की। ठीक है, तो इस समय मैंने किसी पर्टिकुलर या किसी विशेष छात्र के बारे में बात की, किसी विशेष स्कूल के बारे में बात की। और मैं जब कहूँ कि सभी बच्चे लिखेंगे तो सभी के लिए है वो कॉमन चीजें हैं। तो यहाँ पर आपने इसको नोट डाउन कर लिया, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं, जैसे सुभाष चंद्र, कमला, अमृतसर, रसगुल्ले, अर्जुन, गीता, गंगा, चीन, जापान आदि। ये सभी आपके क्या हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। आपकी क्लास के जितने बच्चे हैं ना, हर किसी का अपना नाम होगा। जैसे करण का नाम है, आपके बगल में सभी बच्चों का अपना अपना नाम है। तो मैं अगर एक एक करके हर बच्चे का नाम बोलूं तो आप सभी का अपना एक विशेष नाम है। तो यदि एक बच्चे की बात हो जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे मैंने करण की बात की तो करण आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और मैं आपको कहूँ कि क्लास 6 के बच्चों की बात करूं तो आप सभी का यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का, इमारत की बात की, जैसे ताजमहल है तो किसी विशेष इमारत की बात की है, उसका नाम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर किसी पुस्तक रामायण की बात करूं तो रामायण क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जब मैं पुस्तक कहूं तो पुस्तक तो आपका जातिवाचक, वो तो है आपका व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया, साथ ही साथ आप इसके उदाहरण भी लिख लीजिए। अर्जुन कोई क्या है? विशेष व्यक्ति है। गीता आपकी विशेष व्यक्ति है। ऐसे ही गीता आपकी एक विशेष पुस्तक है, सॉरी। और गंगा आपकी एक विशेष नदी है। चीन आपका देश है। ऐसे ही जापान आपका देश है। तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम जब हम बात करते हैं तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है। ठीक है, लिख लिया है सभी ने? तो हाथ खड़े करके आप बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आपने लिख लिया है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे करते हैं। यहाँ पर दूसरा हमने क्या पढ़ा? जातिवाचक संज्ञा। जल्दी से इसको भी आप लिख लेंगे, जातिवाचक संज्ञा। चलिए, हेडिंग डालेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। चलिए, अब देखिए, अब सुन लीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। कुत्ता वफादार जानवर है। कुत्ता वफादार जानवर है। गांव का वातावरण स्वच्छ है, स्वच्छ होता है और नदी बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ते के बारे में बात हो रही है।
ठीक है, और वो एक वफादार जानवर है। ठीक है, अब आप जानते हैं आप सभी के घर में कुत्ते होंगे या नहीं भी होंगे, 2-4 कुत्ते तो होंगे ये गाँव में। ठीक है, तो कुत्ते जो हैं चाहे वो देहरादून के कुत्ते हैं, चाहे वो आपके गाँव के कुत्ते हैं, उन सभी कुत्तों के बारे में बात हो रही है। कॉमन सी चीजें यहाँ पर हम कह रहे हैं, ठीक है ना। पूरे कुत्ते जाति की यहाँ पर बात हो रही है कि कुत्ते वफादार होते हैं, कुत्ता वफादार होता है। अब कुत्ता वो किसी का भी हो सकता है, ठीक है, वो वफादार होता है, वो उसका नेचर है ना। तो वफादार है कौन? कुत्ता। कुत्ता यहाँ पर क्या है, पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एक कुत्ते की बारे बात नहीं कर रहे हम। आपके अपने एक कुत्ते के बारे में तब हम बात करेंगे जब आप उसका पर्टिकुलर कोई नाम रख देंगे, घर में रखते हैं ना जैसे, ठीक है। तो उसका जब हम बात करेंगे, उसकी बात करेंगे तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कि करण के घर में कोई कुत्ता है और उसने अपने कुत्ते का नाम कुछ भी रख दिया है और वो उस कुत्ते का नाम पुकार रहा है, तो उस समय सुन लीजिए, करण को मत देखिए, उस समय उस कुत्ते का नाम व्यक्तिवाचक है। लेकिन यहाँ पर कुत्ता लिखा है, तो कुत्ता जो है पूरी जाति का बोध कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर कुत्ते के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही गांव की मैं बात कर रही हूँ, तो आपका गांव है, जब मैं आपके गांव का नाम लूं तब वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। लेकिन जब मैं पूरी गांव जाति का बोध कर रही हूँ कि गांव का वातावरण स्वच्छ होता है, तो सभी गांव का वातावरण स्वच्छ होता है, क्योंकि वहां पे प्रदूषण वगैरह नहीं होता है। तो इसलिए ये जो है पूरी जाति का बोध कर रहा है। नदी बहती है, क्या एक ही नदी बहती है? सभी नदियां बहती हैं, तो ये पूरी नदी जाति का बोध कर रहा है, ठीक है ना। तो यदि हम मैं कहूँ कि गंगा नदी यहाँ से यहाँ बह रही है, तो तब उस समय वो आपका व्यक्तिवाचक, देखिए उसमें अंतर करते हुए चलना है, ठीक है ना, क्योंकि आगे उदाहरणों से आपको पहचानना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा भाववाचक है और कौन सा आपका जातिवाचक है, ठीक है। और आगे देखिए, तो इन सभी में आपको क्या दिख रहा है? कुत्ता कहने से उसकी जाति के सभी कुत्तों का बोध होता है, एक कुत्ते के बारे में बात नहीं हो रही है। ऐसे ही गांव कहने से उसके सभी गांवों का बोध हो रहा है। आपके गांव का वातावरण भी स्वच्छ है और मेरे गांव का वातावरण भी स्वच्छ है, और जो तीसरा बंदा है उसकी गांव का भी वातावरण स्वच्छ है ना। तो सभी गांवों का यहाँ पर बोध हो रहा है। नदी कहने से उसकी जाति की सभी नदियों का बोध होता है। नदियां बहती हैं, तो देखिए नदियां तो सभी के लिए है, सभी नदियां बहती हैं, तो ये पूरी जाति का बोध कर रहा है, किसी पर्टिकुलर नदी के बारे में बात नहीं हो रही है कि यमुना बह रही है या नदी यमुना बहती है। तो उस समय यदि हम किसी नदी का नाम लेते हैं, तो उस समय वो नाम जो है क्या होगा? नाम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और जब हम जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए, अतः कुत्ता, गांव और नदी शब्दों से उसकी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो अब आप इसके यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए कि जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, मैंने कहा लड़का, तो लड़का किसी एक लड़के के लिए नहीं कहा गया है, सभी लड़कों की बात होती है, तो तब आप लड़का कहेंगे। लड़की में सभी लड़कियों की बात होगी, सभी लड़की जाति का बोध होगा। आदमी में दुनिया में जितने आदमी हैं सभी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही गाय भी जो है, सबकी गाय के बारे में बात हो रही है, गाय जाति का बोध हो रहा है। पुस्तक में सभी पुस्तकों की बात हो रही है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर देश है, तो आपका देश, हमारा देश, विदेशी का जो बाहर की जो कंट्रीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं, वो भी जो है देश में आ जाते हैं। शेर में सभी शेर जाति का बोध होता है, पर्वत में सभी पर्वत जातियों का बोध होता है। इन उदाहरणों को भी आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात की, साथ ही साथ जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात की। आप बस इतना लिखेंगे कि जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति के लिए, तो समझाने के लिए था, बाकी आप इतना ही लिखेंगे कि जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे हैंड रेज कर लेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपका हो गया है, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छे, आगे देखिए, इतना समझ में आया? हैंड हाथ नीचे कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताइए, इतना कितने बच्चों को समझ में आया? अभी तक जो हमने पढ़ा कितने बच्चों को समझ में आया? जिसको कोई डाउट है तो वो अब माइक लेके पूछ सकता है। चलिए, जब पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अब आगे देखिए, तीसरा हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे हमने क्या कहा, भाव को,
बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है, भलाई करने से आनंद मिलता है, देखो हाथी की चाल देखो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में बुढ़ापा हो गया, ये एक दशा है या अवस्था का नाम है। ठीक है ना, जैसे अभी आप किस अवस्था में हो, बाल्यावस्था में हो 11 साल 12 साल तक, इसके बाद आप किशोरावस्था में आओगे। ठीक है, फिर आप एक वयस्क बनोगे और फिर उसके बाद आप बुढ़ापे में भी आओगे। तो ये क्या है, हमारी अवस्था है। भलाई एक गुण का नाम है और चाल जो है एक व्यापार का है। बुढ़ापा, भलाई, चाल शब्द जो है मन की दशा, गुण, व्यापार को प्रकट करते हैं और यही भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी जो है क्या कहलाते हैं, भाववाचक, जिसमें कोई भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, अब आप भाववाचक संज्ञा की जो हेडिंग है ये रखेंगे और यहाँ से लिखेंगे कि जो संज्ञा शब्द किसी दशा, गुण या व्यापार के नाम को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे और इसके उदाहरण भी आप लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर कड़वाहट, मिठास, चतुराई, माधुर्य, ठीक है, थकावट आदि सभी जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा। चलिए बच्चों माइक ले लीजिए जरा, बहुत अच्छे, माइक ले लीजिए त्रिकोट खाल। हाँ बेटा, अब देखिए हमने यहाँ पर संज्ञा पढ़ा, संज्ञा क्या होता है अपने शब्दों में बताएंगे, कोई आपको यहाँ पे परिभाषा नहीं रटनी है, अपना जैसे आपको समझ में आया वैसे बताना है। आप बताइए, इधर उधर मत पूछिए। हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप अपनी क्लासरूम के संज्ञाओं को बताइए। राम राम दिल्ली जाता है। दिल्ली जाता है, नहीं पूरा वाक्य नहीं बताना है आपको, बस आप वस्तु का नाम बताइए, किसी प्राणी का नाम बताइए, टेबल, किसी भाव का। टेबल वस्तु हो गया आपका। टेबल। आपकी स्कूल का नाम, आपकी स्कूल का नाम क्या है? हम एजीएनसी श्रीकोट खाल। तो ये भी क्या हो गया, आपका संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही आपके जिसमें आप बैठे हो चेयर, ये आपकी वस्तुओं के नाम है। आपकी क्लास के जो जितने भी बच्चे हैं ये सभी आपके प्राणी बैठे हुए यहाँ पे। ठीक है, ये सभी प्राणी आपकी संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद संज्ञा के कितने भेद बताए बेटा हमने? हम दो, हम तीन। कौन कौन से? हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वहां पर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम बताइए। आपकी क्लास में आपके अगल बगल कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा बैठा है? करण, पीयूष, तनुज, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके गांव का नाम है वो आपके क्या हो जाएगा, स्थान का नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए बैठ जाइए आप। तो इन्होंने क्या बताया कि संज्ञा के 3 भेद हैं। सबसे पहले आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीनों संज्ञाएं हमने पढ़ी और आपने नोट डाउन भी किया, कल की क्लास में हम इसको पूछेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में आपके 2 और संज्ञाएं, जिसमें आप नाउन पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन जो आपका यहाँ पर क्या समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है, और द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन। इसके आधार पर यानी कि इसी अंग्रेजी में 5 आप क्या पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, इसी के आधार पर यहाँ पर हिंदी में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 3 भेद बताए गए हैं आपके, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। लेकिन अंग्रेजी में 5 संज्ञाएं आप पढ़ते हो, जिसमें आपका कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्शन होता है, जो समुदाय की बात होती है। तो यहाँ पर हम उसको भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ मटेरियल नाउन की बात करेंगे, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको संज्ञा समझ में आया होगा और इसको आप घर में रिवाइज भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।